दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए नए विषयों पर वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे, जिसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। सूरज के पहले किरण के साथ ही मैं पूना से जुन्नर के लिए निकला। पूना से लगभग 100 किलोमीटर दूर जुन्नर एक ऐसा कस्बा है जो खास तौर पर विख्यात है सह्याद्री पर्वतमालाओं की ऊंची चोटियों के शीर्ष पर बनाए गए ऐतिहासिक किलों के लिए, और साथ में इन सारी पर्वतमालाओं में से अमूमन हर पर्वत को काटकर बेसाल्ट के इन काले पत्थरों पर तराशी गई प्राचीन बौद्ध गुफाओं और शिल्पों के लिए भी यह जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है। पूना से निकलने से पहले ही मैंने जुन्नर के हमारे स्थानीय मित्र गोवर्धन जी भोसले को अपने आने की सूचना दे दी थी। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया यह शिवनेरी किला त्रिकोणीय आकार के पहाड़ पर है और किले के ठीक नीचे 2 भागों में अनेक बौद्ध गुफाएं हैं और तीसरी तरफ से किले पर जाने का मार्ग है। मगर इन गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संरक्षण न होने से गुफाओं तक जाने का कोई ढंग का रास्ता नहीं है, और जो है वो जोखिम भरा है। बस किले को जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मंदिर के बगल से ही कुछ गुफाओं तक आसानी से जा सकते हैं। जुन्नर से लगभग 3 किलोमीटर का अंतर पार कर हम किले के नीचे आए। भोसले जी ने उम्र और तबीयत का हवाला देकर नीचे ही रुकने का मन बनाया और मैं अकेला ही असमान पथरीली चढ़ाई पर चढ़ने लगा। आधा किलोमीटर चलने के बाद सीढ़ियां शुरू हुई। तो चलिए आज शिवनेरी किले पर उकेरी गई बौद्ध गुफाओं के साथ किला और शिवाजी महाराज के जन्म स्थान को नजदीक से देखते हैं और इस भूभाग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए ऊपर चढ़ते हैं। इस जुन्नर कस्बे के ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के लिए जब हम पुरातन इतिहास पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक के 500 साल इस पूरे प्रदेश पर सातवाहन राजाओं का राज था, जो बुद्ध धम्म के अनुयायी तथा प्रचारक थे, और उनके काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस प्रदेश में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा था। तब जुन्नर, जिसे जीर्ण नगर के नाम से जाना जाता था, जो सातवाहनों के राजधानी की जगह थी, उन्हीं के काल में यूनान, ग्रीस तथा दूसरे यूरोपीय मुल्क और मिडिल ईस्ट के देशों से इस भूमि मतलब जम्मू द्वीप से उनके व्यापारिक संबंध थे, और व्यापारियों का प्रमुख केंद्र मुंबई के पास का सोपारा बंदरगाह था, जिसे आज नाला सोपारा कहा जाता है, जहां उनके जहाज आते थे, और वहीं से देशी विदेशी व्यापारियों के काफिलों का रास्ता कल्याण होते हुए आगे इन पहाड़ियों के बीच से पूरब की तरफ जाता था। तब वे व्यापारी इन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में शरण लेते थे और यहाँ पर अपनी ध्यान साधना में लीन बौद्ध भिक्षुओं से धम्म के ज्ञान से प्रवजित होकर कुछ ना कुछ दान भिक्षुओं को देते थे। उसी दान से तब उन भिक्षुओं ने इस व्यापारी गलियारे के हर पहाड़ पर सैकड़ों की संख्या में बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया था, जो लगभग 350 के आसपास है, जिन्हें आज हम उन भिक्षुओं के ध्यान, तपस्या और त्याग के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। किले पर चढ़ते हुए रास्ते में जो ये विशाल दरवाजे पड़ रहे हैं, कहा जाता है इनका भी एक इतिहास है। जिन जिन शासकों ने इस किले पर शासन किया, उन्होंने अपने कालखंड की याद में इन्हें बनाया, मगर दूसरों ने बनाए दरवाजों को उन्होंने बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाई। इतने जबरदस्त दरवाजे और मुश्किल चढ़ाई से पार पाकर किले को जीतना उन दिनों आसान नहीं था। कहा जाता है इस किले को सुरक्षित मानकर ही शिवाजी महाराज के पिता शाहजी ने उनके जन्म से पहले जीजा माता को यहां लाकर रखा था।
कुल मिलाकर 6 विशाल दरवाजों को और 400 ऊंची नीची उबड़ खाबड़ सीढ़ियों से चढ़ाई पार करते हुए आखिर के 7वें कुलू दरवाजे के पास आकर मैंने राहत की सांस ली। अब मैं किले के ऊपर आ गया था। कुछ ही अंतर चलकर मैं शिवई देवी के मंदिर के पास आया। कहा जाता है शिवई देवी के नाम पर ही शिवाजी नाम रखा गया था। इस मंदिर के बगल से गुफाओं का रास्ता था और इस वक्त उस ओर जाने वाला मैं अकेला ही व्यक्ति था। थोड़ा चलने के बाद गुफाएं शुरू हुई। सुख सुविधा से अलिप्त इन गुफाओं में ध्यान केंद्र के साथ रहने की व्यवस्था, पानी के टाके के साथ हर चीज को इस पहाड़ के पत्थरों पर उकेरा गया है। हर गुफा के बाहर धम्म लिपि में दानकर्ताओं के नाम तथा संदेश हम यहाँ देख सकते हैं। इस पूरे शिवनेरी पहाड़ के इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में गुफाएं हैं, मगर यहाँ से उस ओर जाने का रास्ता न होने से मैं वहां नहीं जा सकता। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें जो रात दिन धर्म का राग गाती है, उन्हें धर्म से ऊपर उठकर इन गुफाओं को संरक्षित कर सुविधाजनक रास्ते बनाने चाहिए। ये हर धर्म से ऊपर देश की ऐतिहासिक धरोहर है। तो चलिए वापस जाकर ऊपर किले पर चलते हैं। किले के ऊपर हर ओर जीर्ण अवस्था में इमारतों के ढांचे हैं। यह अंबर खाना है, मतलब माल गोदाम, जहां पर साल भर के लिए खाने का अनाज रखा जाता होगा। अंबर खाने के ऊपर की इमारत तो गिर गई है, मगर तलहटी में बना यह गोदाम आज भी यथास्थिति और विशाल है। किले के मुख्य आवासीय परिसर की तरफ जब हम निकलते हैं, तब रास्ते में चलते हुए हम ये पानी के कई कुंभ देख सकते हैं, जो किले पर रहने वाले लोगों के लिए तब रोजमर्रा की पानी की जरूरतें यही पूरी करते होंगे। ये एक बैठक कक्ष है जो बाद में बनाया गया है, जिसके अंदर सामने की ओर बाल शिवाजी और जीजा माता की प्रेरणादायी प्रतिमाएं रखी गई है, जो हमें आभास कराती है कि किस तरह इस जगह जीजा माता ने बाल शिवराय को संस्कारित किया होगा। क्योंकि ये एक ऐसा किला है जो बुद्ध धम्म का आचरण सिखाती गुफाओं के ऊपर स्थित है तथा मंदिर और मस्जिद भी इस किले का अविभाज्य अंग है। इस किले के चारों ओर अनेक ऊंचे पहाड़ हम देख सकते हैं। जो सामने देख रहे हैं वह लेण्याद्री पहाड़ है, जिसमें काफी संख्या में बौद्ध गुफाएं हैं। किले की इस ओर यह मस्जिद है जिसे कमानी मस्जिद कहा जाता है। यह इस किले पर किसने बनाया इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, मगर सातवाहन डायनास्टी के बाद सालों तक यह किला यादवों और उनके बाद बहमनी सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा। शायद इसी बीच यह बनाई गई होंगी, ऐसा कयास हम लगा सकते हैं। और खास बात यह है कि बाद के काल में यह किला मराठों के हाथों में भी रहा, मगर मस्जिद यथास्थिति बनी रही। चलिए यहाँ से आगे महाराज की जन्मस्थली की ओर चलते हैं। यहाँ शायद किले का मुख्य वाड़ा होगा, जो अब जीर्ण अवस्था में है, मगर कमरों की नींव हम हर तरफ देख सकते हैं, जो यह मोगल पद्धति की इमारत होने का एहसास करवाती है। क्योंकि कई जगह यहाँ पर हम फव्वारे देख सकते हैं, जो अमूमन उनकी इमारतों में होते थे। यहाँ ये गुसलखाना मतलब बाथरूम लग रहा है, जिसकी छत कुछ हद तक सही सलामत है। अब हम किले का मुख्य आकर्षण उस वास्तु को देखते हैं जिसमें शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। यह एक मंजिला इमारत है जिसके झरोकों को बड़े ही सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। शिवनेरी किले पर सैकड़ों पर्यटक रोज आते हैं और खास तौर पर नवंबर-दिसंबर की छुट्टियों में यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। ऊपर महाराज की जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी है, जो क्रमशः 1630 और 1680 है।
हम अंदर देख सकते हैं, यहाँ एक झूला और बगल में शिवाजी महाराज की अर्धाकृति मूर्ति रखी है। इसे ही महाराज की जन्मस्थली कहा जाता है। ऊपर के माले पर एक हॉलनुमा कमरा है और हर ओर झरोखे बनाए गए हैं जो दूर दूर तक नजर रखने के साथ बहती हवा का आनंद लेने के काम आते होंगे। और शायद यहीं पर खेलते हुए शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा होगा। इस पहाड़ पर जिस तरह बौद्ध गुफाएं बनाई गई है, उससे यह साफ होता है यह पहाड़ निश्चित ही बड़ा बौद्ध केंद्र होगा। और उस केंद्र पर सैकड़ों साल बाद 16वीं शताब्दी में उन्हीं बुद्ध गुफाओं के सानिध्य में अगर कोई छत्रपति पैदा होता है तो जरूर उस पर भी बुद्ध धम्म के क्रांति का कुछ तो प्रभाव हुआ होगा। हालांकि समय के साथ हर क्रांति के नाम बदले हैं, मगर बुद्ध की समता, स्वातंत्र, बंधुता, मैत्री और न्याय के मार्ग को अपनाने का प्रभाव बुद्ध गुफाओं से घिरे पहाड़ के ऊपर बनाए गए किले में पैदा हुए शिवाजी महाराज, जिनकी 2 साल तक की बाल अवस्था यहीं पर गई, उनके जीवन चरित्र में हमें कई बार देखने को मिलता है। हालांकि उस प्रभाव को छत्रपति का इतिहास लिखने वालों ने सीमित कर मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने वाला एक योद्धा के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया है। और ऐसे आधी अधूरी भड़काने वाली बात दिखाने वाले फिल्मकारों, लिखने वाले इतिहासकारों को सारे शासकीय पुरस्कार दे दिए गए हैं, क्योंकि राजनीति के महारथियों को शिवाजी महाराज का वही कौन चाहिए था जो उनके वोटों में इजाफा कर उनके राजनीति के काम आए, जो अब भी हो रहा है। थोड़ा आगे जाने पर बगल में ही एक कृत्रिम बड़ा पानी का तालाब है, जिसे बादामी तालाब कहते हैं, क्योंकि यह बादाम के आकार का है और कहा जाता है इसमें साल भर पानी भरा रहता है। लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले किले के ऊपरी भाग में भ्रमण कर अब हम आए हैं किले के आखिरी छोर पर, जिसे कडेलोट पॉइंट कहा जाता है। जब किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिलती थी तब उसे यहाँ से सजा के तौर पर नीचे फेंक दिया जाता था, ऐसा इस जगह के बारे में कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने लगभग किले के हर भाग को देख भी लिया है और कुछ हद तक समझ भी लिया है। शाम के इस वक्त सूर्य ने भी अपनी किरणों की तीव्रता को मध्यम कर बहती ठंडी हवा को मेरे शरीर पर अपनी ठंड का एहसास करवाने की छूट दे दी है, जो मुझे याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर वापस जाना है। और ये याद आते ही मैं वापस मुड़ा। नीचे भोसले जी ने जुन्नर में ठहरने के लिए बहुत विनती की, मगर मैंने कृतज्ञता प्रकट कर इस ऐतिहासिक धरोहर के सैर के हर क्षण को मन में संजोए वापस पुणे के बस में बैठ गया।